हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को भौतिक पढ़ाने वाला हूँ। आपका जो पहला अध्याय है वो भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत वाले अध्याय को आपके 2025-26 के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपका जो अगला अध्याय है जिसे हम अध्याय 2 कहेंगे, यही जो अध्याय है आपका अध्याय 1 बनेगा। और इस अध्याय का नाम है इकाई एवं मापन, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिट्स एंड मेजरमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैं अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ, इस बुक को हम प्रबोध का बुक कहते हैं। ठीक है, तो प्रबोध के बुक से मैं बता रहा हूँ। तो प्रबोध के बुक में नाम जो है और युगबोध नवबोध के बुक में नाम जो है वो अलग देखने को मिलेगा, हिंदी नाम। जैसे कि यहाँ पे इकाई लिखा हुआ है। अगर आप दूसरे बुक का उपयोग करते हैं तो वहां पे क्या लिखा मिलेगा आपको, इसके जगह में मात्रक मिलेगा। ठीक है, तो मात्रा एवं मापन मिल सकता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो यूनिट्स है, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो अंग्रेजी में लिखा नाम है वो दोनों में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे मैं अंग्रेजी नाम को यूज कर रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में आज मैं आप लोगों को भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ और भौतिकी के अध्याय 2 को सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जो क्लास आज ले रहा हूँ वो आप लोगों को कैसे लगेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो इकाई एवं मापन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि अगर कहीं पे पार्ट का नाम लिखा होता है तो पार्ट के नाम से कुछ ना कुछ तो निकलता है और कुछ ना कुछ तो बनता है। जैसे कि इकाई, जैसे कि हमने यहाँ पे इकाई ले लिया। इस इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब होता है एक चीज को प्रदर्शित करना। और एक चीज क्या हो सकता है? हो सकता है वो लंबाई हो सकता है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे ए और बी बिंदु पॉइंट है, तो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है। एक डायरेक्शन में जा रहा है मतलब एक इकाई को ये प्रदर्शित कर रहा है। कितने इकाई को प्रदर्शित कर रहा है? एक इकाई को, मतलब इकाई बस को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे ए से बी बिंदु को अगर देखा जाए तो ए से बी बिंदु की दूरी कितना है अगर आपसे पूछता है तो आप इसे किस में बताओगे? लंबाई में बताओगे। और लंबाई क्या है? इकाई है। तो लंबाई क्या है? एक इकाई है। ठीक है, तो इसी इकाई को हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि 10 मीटर है। ठीक है, ये अंदाजा मान है ना, अंदाज मान है कि ये 10 मीटर है। तो वाकई में 10 मीटर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जब तक हम इसे नापेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और नापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? टेप का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिसे हम फीता भी कहते हैं, टेप भी कहते हैं। उसमें सेंटीमीटर, इंच, मीटर, है ना, ये सारे नंबर जो होते हैं उसमें रहता ही है। तो फीता से नापो, जिसे हम टेप कहते हैं उसी को फीता भी बोलते हैं। तो उस टेप से नापा जाता है। और उस टेप से जिससे नापा जाता है उसमें सेंटीमीटर रहता है। अगर ये सेंटीमीटर में नापना चाहते हो तो सेंटीमीटर में नाप सकते हो, मीटर में नापना चाहते हो तो मीटर में नाप सकते हो, और इंच में नापना चाहते हो इंच में, और फीट में नापना चाहते हो तो फीट में भी नाप सकते हो। ये सभी के सभी किसको प्रदर्शित करते हैं? लंबाई को प्रदर्शित करता है। और लंबाई क्या है? एक मात्रक है। किसका मात्रक है भाई? एक मात्रक है ना। तो भौतिक राशि का क्या है? मात्रक है। तो उसी मात्रक को हम क्या कहेंगे? एक इकाई कहेंगे। तो इकाई का मतलब अब आपको समझ में आ गया। जो एक रेखा एक चीज को प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कह सकते हैं? इकाई कह सकते हैं। और मापन क्या है? और इसे हम नापते हैं जिस चीज से, ठीक है, जिस चीज से नाप रहे हैं, जैसे कि टेप से नाप रहे हैं तो टेप से नाप रहे हैं तो टेप से नापने में कितना निकल रहा है? 10 मीटर। इसी को हम कहते हैं मापन कहते हैं। तो इकाई और मापन समझ में आ गया। अब मापन की आवश्यकता क्यों होता है? ठीक है, मापने की आवश्यकता क्यों होता है? जो आपका टॉपिक है, एक टॉपिक ये है मापने की आवश्यकता। अगर आपसे पूछता है कि मापने की आवश्यकता क्यों होता है, तब आप क्या जवाब दोगे? भाई आपके पास कुछ ना कुछ तो जवाब होना चाहिए ना। तो मापने की आवश्यकता क्यों होता है? तो यहाँ पे देखो, एक दूरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने अंदाजा में कह दिया कि ये 10 मीटर है, लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ वो एग्जैक्ट 10 मीटर निकलेगा? मैंने तो नापा नहीं है। मैं तो सिर्फ इसको अंदाजे में बता रहा हूँ कि ये 10 मीटर है। तो क्लियरली ये क्या वाकई में 10 मीटर है? जब तक के नापेंगे नहीं ना तब तक के पता नहीं चलेगा। तो इसे नापेंगे और नापने पर ही हमें पता चलेगा कि वाकई में ये 10 मीटर है कि नहीं। हो सकता है 10 मीटर 5 सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब 10.5
5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो हमें एग्जैक्ट मान पता करने के लिए हमें मापने की आवश्यकता होती है। अब मापने की आवश्यकता होती तो मापने की इकाई क्या क्या हो सकती है उसे भी जानना है। तो उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, मापने की आवश्यकता के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि एक टॉपिक होता है जो भौतिक राशि, और भौतिक राशि में किन किन राशियों को रखा गया है। तो देखो, भौतिक राशि क्या होता है? जिस चीज को हम मापते हैं, है ना, और जिन चीजों को हम मापते हैं और मापने के लिए कुछ इकाइयों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जिन चीजों को हम मापते हैं और मापने के लिए उन वस्तुओं के लिए एक राशि, एक इकाई की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि में एक होता है लंबाई होता है। ठीक है, लंबाई, इसी लंबाई के साथ चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जुड़ा हुआ होता है। लंबाई कहेंगे तो भी वही है, चौड़ाई कहेंगे तो भी वही है, गहराई कहेंगे तो भी वही है, और ऊंचाई कहेंगे तो भी वही है। तो चारों को अलग अलग ना लिख के एक एक मान दे दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई हमारा क्या है, एक भौतिक राशि है। हम लंबाई से इसकी दूरी को नाप सकते हैं। इसकी दूरी वाकई में कितना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? लंबाई से नापेंगे। और लंबाई नापने का यंत्र क्या होता है? टेप होता है ना, सभी को पता होगा। टेप, जिसे हम फीता भी कहते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, लंबाई को नापते हैं। जो स्केल होता है उससे भी आप लोग नापते हो। तो स्केल भी क्या होगा, एक नापने की वस्तु है। ठीक है, तो उसे हम हमेशा किसमें नापते हैं, लंबाई में, जो मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट में रहता है। तो ये जो मात्रक होता है ये लंबाई का होता है। इसी तरीके से एक होता है समय। समय से क्या, किस चीज को मापते हैं? भाई समय खुद टाइम है, तो टाइम को ही मापने के लिए समय का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समय से समय को ही मापा जाता है। जैसे कि कितने बजे है, और कहा जाता है, एक प्रश्न अगर निकाल के रखते हैं और उसमें कहा जाता है कि राम शाम 5 बजे घर आया और 6 बजे वापस चला गया। तो अगर हम उसे नापते हैं समय से, तो उसमें कितने टाइम का अंतर रहा, कैसे निकालेंगे? समय से ही निकालेंगे कि 5 बजे आया, 6 बजे चला गया, तो 1 घंटे का अंतर था, तो समय से नापेंगे। इसी तरीके से एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है ये वस्तुओं पर लागू होता है। वस्तु क्या क्या हो सकता है भाई? किसी वजनदार चीज को खरीदते हो, तो वजनदार चीजों को खरीदने के लिए द्रव्यमान का जिक्र किया जाता है। 1 किलो आपने क्या खरीद लिया, सेब, 1 किलो अंगूर, है ना। तो इन चीजों को मापने के लिए द्रव्यमान का जिक्र किया जाता है। और द्रव्यमान मतलब किलोग्राम। ठीक है, इसका जो केजी होता है, हालांकि मैं इसे अभी द्रव्यमान ही कहूंगा। ठीक है, तो द्रव्यमान हो गया। इसी तरीके से और भी है, जैसे वेग है, त्वरण है ना। जैसे गर्मी को नापना है, ताप, है ना, तो ताप। तो इसी तरीके से त्वरण, तापमापी होता है, त्वरण, और वेग होता है। वेग, हाँ वेग तो हो गया ना, त्वरण। त्वरण, ठीक है। इस तरीके से भौतिक राशियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और क्या क्या भौतिक राशि है? लंबाई, समय, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, ताप, ये सभी के सभी भौतिक राशि है। अब मात्रक के बारे में जान लेते हैं। मात्रक, मात्रक, मात्रक का काम क्या होता है? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके माध्यम से हम मापन करते हैं और मापने की वस्तु को या मापने की कला को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। देखो, वे भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है? लंबाई, समय, द्रव्यमान, वेग, ताप और त्वरण है। इन सभी से, इन सभी का इस्तेमाल मापने के लिए किया है। मतलब वे भौतिक राशियां, देख लो, भौतिक राशि, वे भौतिक राशियां जिनका उपयोग हम मापने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक को 2 आधारों पर लिखा जाता है, या 2 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। लिखा जाता है हटा देते हैं, ध्यान देना ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो मात्रक के लिए 2 बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला तो है भौतिक राशि।
ठीक है, भौतिक राशि मात्रक हो गया पहला, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, पहला भौतिक राशि मात्रक और दूसरा संख्यात्मक राशि मात्रक। एक हो गया भौतिक राशि मात्रक और एक हो गया संख्यात्मक राशि मात्रक। तो ये जो भौतिक राशि मात्रक और संख्यात्मक राशि मात्रक क्या है, तो देखो भौतिक राशि जिसे हमने लंबाई, चौड़ाई, है ना, समय, द्रव्यमान, वेग, ताप, त्वरण करें, ये भौतिक राशि मात्रक है। और संख्यात्मक मात्रक जैसे कि यहाँ पे 10 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, संख्यात्मक राशि मात्रक कहलाता है। समझ में आ गया? भौतिक राशि लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, इन सभी को कहेंगे। लेकिन संख्यात्मक जो संख्या को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा, इसकी लंबाई कितना है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, संख्यात्मक। और इसमें जो संख्यात्मक राशि मात्रक, इसमें इसे बार के रूप में गिना जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 आया है तो 2 बार शामिल हुआ है, अगर यहाँ पे 3 आ जाता है तो 3 बार शामिल, 4 आ जाता है तो 4 बार शामिल हुआ है। इस तरीके से संख्यात्मक राशि के मात्रक को नापा जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मात्रक को अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, यही जो भौतिक राशि मात्रक और संख्यात्मक राशि मात्रक है, अगर इनको आगे अगर देखा जाता है ना, तो एक तो होता है U1 और N1। U1 मात्रक को प्रदर्शित करता है, जैसे कि एक मात्रक है तो एक हो गया, और एक ये हो गया संख्यात्मक। इसी तरीके से दूसरे पक्ष में U2 लिखेंगे और N2, तो कितनी बार शामिल हो गया, एक बार ये शामिल हुआ एक एक बार, और दूसरी बार ये शामिल हुआ। ठीक है, तो ये 2 बार क्या हो गया, शामिल हो गया। और इसी को और आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक नीतांक मान लेंगे, नीतांक। ठीक है, ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, फालतू है जिसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसे समझाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसी है, 2 बार सम्मिलित हुआ तो 2 बार के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। तो U अनुक्रमानुपाती 1/n, तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में अंतर है। तो ये क्या हो गया, U व्युत्क्रमानुपाती 1/n। तो ये क्या होता है, जो दिखाई दे रहा है उसका जस्ट उल्टा हो गया, है ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। बस इतना ही, ये जो संख्यात्मक मान है, भौतिक राशि है, और इस मात्रक को समझाने के लिए बस इतना ही आपको करना है। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे, फिर भी इसे थोड़ा सा देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इतने टॉपिक क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। इकाई आपको समझ में आ गया होगा, मापन भी समझ में आ गया होगा, मापने की आवश्यकता क्यों होता है, भौतिक राशि क्या है ना, और जो मात्रक है, तो मात्रक के बारे में भी मैंने बता दिया, संख्यात्मक जो मात्रक उसके बारे में भी बता दिया। अगला जो आपका टॉपिक है वो है मात्रक के गुण से है, मात्रक के गुण। ठीक है, प्रश्न अगर पूछा जाता है तो हो सकता है कि मात्रक के गुण से भी पूछा जाता है। तो मात्रक के पास क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे इसे बता देता हूँ। देखो, एक तो गुण होता है मात्रक के पास कि मात्रक का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि राशि का संख्यांक सामान्यतः न बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो, पहला हो गया। दूसरा, वह पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, अब इसे थोड़ा सा समझा भी देते हैं। उदाहरण, मैं यहाँ पे कुछ सेव ले लेता हूँ, ठीक है, इस टोकरी में, और यहाँ पे 1 किलो का बाट, केजी का बाट, इस सेव को तौल रहे हैं, ठीक है, एक तराजू से तौल रहे हैं। तो यहाँ पे जो तराजू से तौलेंगे तो इसमें कम ज्यादा आ सकता है, लेकिन बाट क्या कम ज्यादा हो सकता है, नहीं। तो ये तो फिक्स होता है ना कि 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होगा, 1 पॉइंट न ज्यादा न कम। लेकिन ये कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि सेव 1 किलो में कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाट कम ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वह पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। तो देख लो, स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तीसरा, समय के साथ उसमें परिवर्तन ना हो,
ये कभी भी परिवर्तन नहीं होता है किलो का पाठ। उसमें स्थायित्व का गुण है, स्थायित्व का गुण है भाई, ना हम इसे छोटा कर सकते हैं अपनी ओर से, ना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चौथा भी यहाँ पे लागू हो रहा है ना। पांचवा, भौतिक राशि के अन्य मात्रक से तुलना संभवतः हो, अर्थात उसकी उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रकों में परिवर्तन सहज हो। ऐसा होता है, 1 किलोग्राम को अगर आप परिवर्तन करोगे मीटर में, जैसे लीटर में, है ना, लीटर में करोगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, याद रखना 1 लीटर। जैसे कि यहाँ पे 1000 मीटर होगा ना, तो 1 लीटर का क्या हो जाएगा, 1000 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर 1000 मीटर इस तरीके से, तो संभवतः आसानी से हम इन दोनों को बदल सकते हैं। समझ में आ गया, किलोग्राम और लीटर को बदला जाता है। लीटर जो होता है ये पानी का होता है लिक्विड में, केजी ठोस चीज होता है। तो इस तरीके से किलोग्राम और लीटर को आसानी से बदला जा सकता है। समझ में आ गया, तो संभवतः है बहुत ही आसानी से बदल जाता है। फिर अगला जो टॉपिक है वह सर्वमान्य हो। सातवां है वह सभी स्थानों में आसानी से पुनरुत्पादित हो सके। और आठवां है भौतिक राशि जैसे ताप दाब के बदल जाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो वाकई में ऐसा होता है। तो जो जो पॉइंट मैंने बताया है ये सभी के सभी मात्रक के गुण हैं। तो आशा करता हूँ मात्रक के गुण आपको समझ में आ गया होगा। अब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को देख लेते हैं। ठीक है, मूल राशियां क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो अगला जो टॉपिक है वो है मूल राशि से, मूल राशि और एक है राशि। तो पहले मूल राशि को जानते हैं। मूल राशि वे राशियां होती है जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है ना। स्वतंत्र होने वाले राशि को हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। जैसे कि मूल राशि में कौन कौन से मूल राशि है, तो एक है लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, समय तीसरा हो गया, ताप चौथा, पांचवा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, धारा, और अंतिम है पदार्थ की मात्रा। की मात्रा। तो 7 होते हैं। ये सभी के सभी पूर्णतः क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो इन्हीं स्वतंत्र राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है, ये जो मूल राशि है ना, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, इसी से व्युत्पन्न होती है, मतलब इसी से बनता है, समझो इसी से हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल, देखो एक उदाहरण ले लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों मिलकर क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि लंबाई जो होता है इसी को हम चौड़ाई भी कहते हैं, इसी को हम ऊंचाई कहते हैं, इसी को हम गहराई भी कहते हैं। ठीक है, तो चारों चीज एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई ऐसे लिख तो देते हैं, लेकिन है तो लंबाई मापने का ही ना। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसे हम लिखते हैं लंबाई का वर्ग। यहाँ पे चौड़ाई की जगह में भी क्या ले सकते हैं, लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, या चौड़ाई लंबाई के जगह में ले सकते हैं, या चौड़ाई की जगह में लंबाई। तो दोनों की जगह में चौड़ाई चौड़ाई करना चाहिए, चौड़ाई चौड़ाई, लंबाई लंबाई लिखना चाहिए, लंबाई। दोनों एक ही, अलग नहीं है। तो यहाँ पे दोनों को मैंने एक ही रूप में लिया और इसे मैंने लंबाई का वर्ग कर दिया। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ, लंबाई का वर्ग। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, मूल मात्रक, मतलब मूल राशि, सॉरी मूल मात्रक नहीं, मूल राशि से हमें प्राप्त हो रहा है। और जो हमें मूल राशि से प्राप्त होता है उसे हम कौन सी राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब मूल मात्रक देते हैं। देखो ये मूल राशि था, अब व्युत्पन्न राशि था ना। अब मात्रक को देख लेते हैं। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि जो हम इसे पढ़ रहे हैं, इसमें मात्रक अगर लगा देते हैं राशि को हटाकर, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो मूल राशि है वही मूल मात्रक बनेंगे, जो व्युत्पन्न राशि है वही व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे। ठीक है, तो मूल राशि क्या है,
मूल राशि वे राशियां हैं जो स्वतंत्र होती है, लेकिन अगर इसे मात्रक कहते हैं तो क्या होगा, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है और किसी दूसरे पर भारित ना हो उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। बस मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, तो मूल राशि और मूल मात्रक दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा मैंने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि मूल राशि स्वतंत्र होता है ना, पूर्णतः स्वतंत्र होता है। अब मैं थोड़ा सा और उसमें जोड़ रहा हूँ मूल मात्रक करने के लिए, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, किसी के ऊपर भारित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो पूर्ण रूप से मूल मात्रकों पर आधारित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो दोनों के परिभाषा में कोई अंतर नहीं, ना ही मूल राशि के, नहीं मूल मात्रक के, नहीं व्युत्पन्न मात्रक के और नहीं व्युत्पन्न राशि के, दोनों एक जैसा है। अब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानते हैं। तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जैसे कि मूल राशि यहाँ पे बताया ना 7 है, वैसे ही मूल मात्रक के भी 7 है, मतलब यही 7 जो है वो मूल मात्रक भी है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और व्युत्पन्न राशि इसकी मात्रा जो है वो कितना है पता नहीं, सीमित तो नहीं है, लेकिन ये सीमित है, ये सीमित नहीं है। अब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मूल मात्रक इसमें अंतर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अंतर। तो मूल मात्रक क्या है, स्वतंत्र रहता है, इसे हम स्वतंत्र कह रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र है, जबकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये मूल मात्रकों पर आधारित है। आधारित है, मूल मात्राओं की संख्या सीमित है। मूल, ये पहला हो गया, इसका पहला हो गया ना, मूल मात्रकों की संख्या सीमित है, जबकि इसकी संख्या सीमित नहीं है ना, सीमित नहीं है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब सीमित नहीं है और भी बढ़ सकता है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा एक स्वतंत्र हो गया, मूल मात्रकों की संख्या संख्या सीमित है, और मूल व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर आधारित है, इसकी संख्या सीमित है। तो इसकी संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है, और यहाँ पे मूल मात्रकों की संख्या पता नहीं है, मूल नहीं, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो इस तरीके से 2-3 मैंने यहाँ पे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर बता दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बचे हुए टॉपिक को मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को मेरा जो भौतिक का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगेगा तो क्लास कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा भी मजेदार नहीं लगेगा और क्लास अच्छा नहीं लगेगा और रिस्पॉन्स आप लोग ज्यादा नहीं दोगे तो फिर क्लास को यहीं पे मैं एंड कर दूंगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो क्लास है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, जितना हो सके मैं उतना अपनी ओर से आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भौतिक का टॉपिक है, इसे अच्छे से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आपको समझाना पड़ता है। जहाँ भी डाउट होगा वो इन टॉपिकों में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट होगा, क्योंकि जितना भी टॉपिक आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे टॉपिकों को मैं ले रहा हूँ, और जहां से प्रश्न बन सकते हैं छोटे से छोटे टॉपिक उनको भी मैं आप लोगों के लिए इन टॉपिकों में कवर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो अच्छा आप लोगों को लगे। आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर इस वीडियो के माध्यम से देना। इसी तरीके से अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे तो मैं क्लास को कंटिन्यू करते जाऊंगा।